नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार IQ रैंकर्स में। और ये IQ रैंकर्स का एकेडमिक चैनल है जहां पर आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की सभी क्लासेस देखने को मिलने वाली है। उससे संबंधित जो भी नोट्स हैं और जो PDF है वो भी हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। इसी कड़ी में हमने क्लास 10th के मैथ को स्टार्ट किया था, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 को कर रहे थे। चैप्टर नंबर 1 जो कि आपका वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स इसको अंग्रेजी में कहते हैं, हमने इसको स्टार्ट किया था। और इसमें हमने सीखा था कि भाई वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याओं के बाद हमने पढ़ा परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक क्या होते हैं। हम इन सबकी डेफिनेशन पढ़ चुके थे, इनके बारे में हमने जाना था। ठीक है, इनसे रिलेटेड जो डाउट थे वो हमने क्वेश्चंस के तौर पे लिए थे। और जो सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ये आप इससे पहली वाली वीडियो में देख चुके थे। ठीक है, आज जो हम चीजें पढ़ने वाले हैं वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है। ठीक है, जैसे अगर हमने यहाँ पे देखा, हम इस चैप्टर में जो चीजें पढ़ेंगे मेन तौर पे, अभी हम धनात्मक पूर्णांक के बारे में देख रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। हमने कल आपको धनात्मक पूर्णांक के बारे में बता ही चुके हैं। जो आपके क्या नाम है प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वही धनात्मक आपके पूर्णांक भी कहलाते हैं। तो इसमें हम किन किन चीजों की चर्चा करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, जिसे हम और किस नाम से जानते हैं, कलन विधि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। अब हम इसका उपयोग यहां पर करेंगे कहां, तो हम अगर इसका उपयोग की बात करें तो इसका प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक या HCF निकालने में हम यहां पर इस चैप्टर के अंदर करेंगे। जबकि इसके कई सारे और भी उपयोग हैं, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, HCF निकालने में इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसका भी हम पढ़ने वाले हैं। ये एक्सरसाइज 1.2 में हम इनको कर रहे होंगे। इसका उपयोग हम कहां करेंगे कि भी √2 आपकी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √2 क्या है, आपकी एक अपरिमेय संख्या है। इस बात को सिद्ध करना है, तो उसको सिद्ध करने में √3 आपकी एक अपरिमेय संख्या है। मतलब अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने में हम इसका उपयोग करेंगे, किसका, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का। दूसरा, संख्या का जो आपकी परिमेय संख्याएं हैं उनका दशमलव प्रसार कैसा है। परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, शांत है या अशांत। उस केस में हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का उपयोग कर रहे होंगे। तो फिलहाल हमें इस वीडियो में क्या देखेंगे, क्या पढ़ेंगे, हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं भी हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, जिसे हम कलन विधि के नाम से भी जानते हैं, इसमें क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे नॉर्मली देखें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पूर्णांकों की विभाज्यता से किसी रूप में संबंधित है। किससे संबंधित है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पूर्णांकों की विभाज्यता से संबंधित है। ठीक है, पूर्णांकों की विभाज्यता से संबंधित है, क्या मतलब है अभी समझते हैं इस चीज को। एल्गोरिदम के अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक A को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक B से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि जो शेषफल बचेगा R प्राप्त होगा जो B से छोटा होगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ होगा। भाई आपने क्या किया, एल्गोरिदम के अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक होगा A, एक धनात्मक पूर्णांक A ले लो, ये कोई धनात्मक पूर्णांक होगा A को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक B से, एक अन्य धनात्मक पूर्णांक B से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल R प्राप्त होता है। शेषफल हमें क्या प्राप्त होगा, R प्राप्त होगा। ठीक है, इसे सामान्य लंबी विभाजन प्रक्रिया के रूप में भी जानते हैं। ये अगर आपको बताऊं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम जो है या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है, आप इसको पहले से ही पढ़ चुके हैं, आप इसको पहले से जानते हैं। ठीक है, आपने मासा निकाला होगा भाग विधि से। ठीक है, वही है ये। इसे सामान्य लंबी विभाजन प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हम क्या कहते हैं, इसे लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस बोलते हैं या फिर सामान्य लंबी विभाजन प्रक्रिया के नाम से हम इसको जानते हैं। इसका प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF परिकलित करने में भी करते हैं। तो इसका उपयोग हम यहाँ पे जो करने वाले हैं वो HCF निकालने में करेंगे। ठीक है, चलो अगर मैं बात करूं प्रमेयिका ने एग्जैक्ट क्या कहा गया है, तो हमारे पास क्या है, बोले कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक होंगे A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R प्राप्त हो जाएगा। तो ये वाली चीज आप पहले ही पढ़ चुके हैं, कोई नई चीज नहीं है। देखो आपने पढ़ा होगा
आपने क्या पढ़ा था, आपने ये चीज पढ़ रखी होगी, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये वाली चीज आपको नजर आ रही होगी, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो भाज्य होता है वो कुछ भाजक गुणा भागफल प्लस उसमें क्या करते हैं, शेषफल को जोड़ देते हैं। शेषफल का आप किस किस के बीच में होता है, शेषफल आपका या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। उसी बात को इन्होंने क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में इस तरीके से बना के लिख दिया है। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब आ जाते हैं, देखो भैया बहुत सारे बच्चों को इस चीज में कंफ्यूजन हो जाता है कि भाज्य क्या होगा, भाजक क्या होगा, भागफल क्या होगा और शेषफल क्या होगा। जैसे मैंने यहाँ पे 5 लिया और इस 5 से मैं क्या करता हूं, 47 को डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, 47 को मुझे भाग करना है 5 से। ठीक है, तो अगर मैं जिस संख्या को भाग करता हूं, ठीक है, जिस संख्या को भाग करता हूं, ये 47 आया, तो 47 हमारा क्या हो जाएगा, आपका भाज्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये भाज्य हो जाएगा। और भाज्य को हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, डिविडेंड। ठीक है, आप इसे डिविडेंड बोलते हैं अंग्रेजी में, भाज्य आपका क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। ये जो 5 है, ये 5 आपका क्या हो जाएगा, ये भाजक हो जाएगा, जिससे भाग किया जाता है, जिससे भाग किया जाता है वो भाजक हो जाएगा, जिसको भाग किया जाता है वो क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। क्लियर है इतना? ठीक है, अब हम भाजक को क्या बोलते हैं, भाजक आपका हो जाएगा डिवाइजर। ठीक है, ये आपका होता है डिवाइजर। अब देखो, अब हमें एक तो भागफल मिलेगा और एक क्या मिलेगा, शेषफल। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि भाई आप कोई भी कर्म करोगे तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतवे माते संगे सत्व कर्मणि। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही बता दिया था गीता में, भगवत गीता में क्या बताया कि भाई आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अगर कर्म करोगे तो आपको फल जरूर प्राप्त होगा, और फल भी 2 प्रकार के प्राप्त होंगे। एक तो आपको जब आप मेहनत करोगे उसी टाइम पे मिल जाएगा, और एक दूरगामी परिणाम उसके मिलते हैं। ठीक है, जैसे अब हम 5 से 47 को भाग करेंगे, कौन सा कर्म कर रहे हैं हम, भाग करने का। तो भाग करने का अगर हम कर्म कर रहे हैं तो एक तो हमें तुरंत फल मिलेगा, वो कौन सा हो जाएगा, भाग फल हो जाएगा, और एक फल आपको मिलेगा क्या, बाद में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, शेष फल हो जाएगा। तो 5 नेम 45 हो जाएगा। ठीक है, और आपका शेष कितना बचेगा जी, 47 में से 45 जाएगा, 2 शेष बचेगा। तो ये जो 2 बाद में हमको मिलेगा वो क्या हो जाएगा, आपका शेष बचा हुआ फल था, तो बचा हुआ बाद में मिलेगा तो शेष फल हो गया। शेष का मतलब बचा हुआ होता है, और ये क्या हो जाएगा आपका तुरंत की तुरंत जो मिलेगा वो भागफल होता है। तो भागफल को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कोसेंट बोलते हैं, QUOTIENT, कोसेंट होगा। और यहाँ पे शेषफल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर या फिर शेषफल हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में? अब देखो हमने ये वाली चीज की, ठीक है, यही जो आपको ये जो चीज पढ़ रहे हो ये आपका था, अभी हमने आपको भाज्य, भाजक और भागफल और शेषफल के बारे में बताया। अब इसका जो प्रयोग हम करेंगे किसका, HCF निकालने में करेंगे, मासा निकालने में करेंगे, तो यही हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम हो जाएगी। जैसे हमारा क्या था, ये भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब भाज्य हमारा कितना था, 47, तो हमने कहा ये 47 हो जाएगा LHS में। ठीक है, भाजक कितना था, भाजक हमारा 5 था, तो 5 हमने यहां पे रख दिया। भागफल कितना था, भागफल आपका 9 था, और शेषफल आपका कितना था, शेषफल भैया आपका 2 था। तो 5 नेम 45 और 2 47, तो ये 47 आ रहा है या नहीं, इसका मतलब हमने ये जो भाग की क्रिया की है वो बिल्कुल सही कर रखी है। तो ठीक है, इतनी बात आई समझ में? अच्छा, एक और चीज हमें समझनी है, इस वाली लाइन का क्या मतलब है जो यहां पे लिखी गई है कि भाई जो शेषफल है वो 0 से तो क्या हो जाएगा, 0 से तो बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के, और भाजक क्या हो जाएगा, भाजक आपका भाजक से छोटा होगा। तो भाजक मतलब कितना है, 5। अब देखो मैं किसी भी संख्या को, जैसे अभी मैंने 47 को भाग किया, मैं अगर 48 को भाग करता तो कितना शेषफल बचता, 5 नेम 45, 3 शेषफल बचता। कितना बचता, 3। अभी कितना था भैया, 2 था। 5 से मैं 49 को करता, 5 नेम 45, कितना बचेगा, 4 बचेगा शेषफल। ठीक है, 4 शेषफल हो जाएगा। अगर मैं 5 से 50 को करता, ठीक है, 5 से 50 को करता तो 5 धाम कितना हो जाता, 50 हो जाता।
क्लियर है? तो शेषफल हमारा कितना हो जाता है? 0 शेषफल हो जाता है। यहाँ पे 3 शेषफल है, यहाँ पे 4 शेषफल है, यहाँ पे 2 शेषफल है, 50। ऐसे ही मैं 51 को करूंगा तो क्या हो जाएगा? 51 को करूंगा तो 1 शेषफल बचेगा, ठीक है। फिर 52 को करूंगा 2 शेषफल, 53 को करूंगा 3 शेषफल, 54 को करूंगा 4 शेषफल, 55 को करूंगा फिर 0 हो जाएगा। तो अगर हम बात देखें तो जो शेषफल हमारा बच रहा है, जब हमारा भाजक कितना है? जब हमारा भाजक 5 है, जब हमारा भाजक 5 है तो हमारा जो शेषफल बच रहा है वो या तो 0 हो रहा है, या 1 हो जाएगा, या 2 हो जा रहा है, या 3 हो जाएगा, या 4 हो जाएगा। क्लियर है? 5 नहीं बच सकता, क्योंकि 5 जाएगा तो वो एक बार और भाग चला जाता है। जैसे हमने हमारा यहाँ पे 45 होता तो 5 नेम 45, अब 5 उसमें जोड़ देंगे तो 50, मतलब एक बार और भाग चला जाएगा। यही चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि शेषफल आपका हमेशा भाजक से छोटा होगा, ठीक है। जैसे अगर मैंने कहा 7 से अगर आप भाग करोगे तो शेषफल क्या क्या हो सकता है? तो आपका शेषफल या तो 0 बचेगा, या 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा, या 4, या 5 बचेगा, या 6। आप किसी भी संख्या को भाग करके देख लेना 7 से, इनके अलावा कोई और शेषफल नहीं बच सकता। या तो 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 शेषफल बचने वाला है, ठीक है। तो शेषफल हमेशा किससे छोटा होता है? आपका भाजक से छोटा होता है। ये वाली बात आपको याद रखनी है, ठीक है। 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, या फिर 7 से छोटा होगा, या फिर जो भी भाजक होगा उससे छोटा होगा, ठीक है। तो हमारा जो शेषफल होता है वो छोटा होता है, ये वाली बात आपको याद रखनी है। किससे छोटा होता है? भाजक से। मतलब जिस भी संख्या से आप भाग करोगे उससे हमेशा शेषफल छोटा होगा। अगर ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी तो थोड़ी चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बहुत आसान चीजें लगेंगी अभी जब ये चीजें करने लग जाओगे, ठीक है। ये वाली बात आई समझ में? अगर मान लो किसी ने कहा कि भाई अगर हम 4 से भाग कर रहे होते तो शेषफल कितना होता? तो हम कहते हैं शेषफल या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, ठीक है। अगर आपका 4 शेषफल बच रहा है तो इसका मतलब आपने सवाल गलत कर दिया, भाग करने में गड़बड़ कर दी। 5 अगर शेषफल बच रहा है तो भी आपने गड़बड़ कर दी, ठीक है। तो शेषफल हमेशा क्या हो जाएगा? भाजक से छोटा बचेगा। क्लियर है इतना? तो इसी को इन्होंने किस तरीके से लिख रखा है? a बराबर क्या हो जाएगा? BQ प्लस का R की जो वैल्यू है वो आपकी 0 से तो बड़ी है और B से क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी जो प्रमेयिका थी वो क्या थी? यही थी कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b अगर आपको दिए हुए हैं, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर BQ प्लस R। अद्वितीय पूर्ण संख्याओं का मतलब क्या हुआ भाई? अब अगर मैंने क्या कहा? मैं 47 को भाग कर रहा था तो हमने कहा दो पूर्ण संख्याएं हो, ये हमारी दो संख्याएं हो गई, और दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं हमको q और r मिलेंगी। q का मतलब कोसेंट हो जाएगा, r का मतलब रिमाइंडर। मतलब 47 को अगर आप 5 से भाग कर रहे हो तो आपको भागफल में 9 मिलेगा और शेषफल में 2 मिलेगा, ये फिक्स है। इसके अलावा कोई और ऐसी संख्या नहीं हो सकती कि आप यहां पे कुछ और रखो और यहां पे शेषफल कुछ और आ जाए, ठीक है। मतलब यहां पे आपको 9 रखोगे और शेषफल 2 बचेगा, ये आपका क्या है? यही चीज, ये अद्वितीय संख्याएं कहलाएंगी कि भैया 9 और 2 के अलावा इस चीज को और कोई सॉल्व नहीं कर सकता था। यहाँ पे यही चीज, यही बात कहने का इनका मतलब था। ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a किसके बराबर हो जाएगा? BQ प्लस R का मतलब एक जो भाज्य हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर हो जाएगा। और ये हमारा शेषफल है। शेषफल किससे छोटा होगा? भाजक से छोटा, और 0 से आपका क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आई समझ में? हमने अभी क्या क्या चीजें मतलब जो चीजें की, ए भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, एक तो हमने ये वाली चीज हमने कंफर्म कर ली। दूसरा जो शेषफल होता है वो किससे छोटा होगा? आपके भाजक से छोटा होगा और 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, ये वाली बात हमने देख ली। अब हम बात करें HCF क्या होता है। HCF हिंदी में जिसे हम क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। HCF को हम क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक, ठीक है। हम क्या बोलेंगे इसको? महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो महत्तम समापवर्तक आपका होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हम इसकी फुल फॉर्म लिखें तो इसे हम क्या बोलेंगे भैया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है भाई HCF?
तो बोले दो धनात्मक पूर्णांकों a और b का HCF वह सबसे बड़ा पूर्णांक d है जो a और b दोनों को पूर्णतः विभाजित करता है। a और b को पूरी तरीके से जो विभाजित कर देगा दोनों को, और वो सबसे बड़ा गुणनखंड होना चाहिए उनका, वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका HCF हो जाएगा। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो हम इसकी डेफिनेशन के हिसाब से चलते हैं। देखो भाई, इसको अगर मैं कहूं समाप्य वर्तक मैंने लिखा है तो इसको हम समाप्य प्लस अपवर्तक करके, ठीक है, अपवर्तक, अपवर्तक क्या होते हैं भैया, अपवर्तक जो होते हैं वो गुणनखंड कहलाते हैं, ठीक है, और गुणनखंड को ही हम क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, फैक्टर कहते हैं। अभी हम HCF के बारे में सीख रहे हैं यहाँ पे कि HCF होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसी भी संख्या के फैक्टर कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं या अपवर्तक कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई हमारे पास एक संख्या है 12 और एक संख्या है 18, तो बोले 12 और 18 का HCF बताओ क्या निकलेगा, 12 और 18 का HCF बताओ क्या निकलेगा। मैंने कहा सबसे पहले एक काम करो, 12 के फैक्टर कर लो, 12 के क्या कर लो, फैक्टर कर लो। तो 12 के फैक्टर करेंगे कैसे, बोले एक का पहाड़ा पढ़ो, एक एकम एक, एक दूनी दो, एक से 12 को भाग करो, तो एक फैक्टर हो गया अब एक और दूसरा फैक्टर हो गया 12। अब हम 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12, 3 चौक 12, अब 4 से काटेंगे 4 तिया 12, तो भाई 4 तिया 12 मैंने इधर से लिखना शुरू कर दिया। मतलब अगर मुझे 12 के फैक्टर लिखने हो तो 1 2 3 4 6 और 12 ये हो जाएंगे। मैं कहूंगा कि 12 के गुणनखंड या अपवर्तक लिखो, तो 12 के गुणनखंड या अपवर्तक या फैक्टर एक ही बात हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हमने देखा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है, ठीक है। 12 के बाद अगर मैंने कहा 18 के भी फैक्टर कर लो, तो 18 के फैक्टर हम कैसे करेंगे भाई, 1 से तो हर एक संख्या कटती है, 2 से काटो, 2 नेम 18, 3 छक 18, 4 से काटोगे कटेगा नहीं, 5 से काटोगे कटेगा नहीं, 6 से कटेगा तो 6 3 18, हमने 6 पहले ही लिख लिया, तो 1 2 3 6 9 18। आप क्या कहोगे कि भी जो 18 है ना, 18 के गुणनखंड या फैक्टर या अपवर्तक क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 18 हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में। हमने 12 के गुणनखंड लिख दिए, हमने 18 के गुणनखंड लिख दिए, अपवर्तक लिख दिए। अब हम करेंगे क्या, इस वाली चीज को समापवर्तक। समापवर्तक का मतलब क्या हो जाएगा, अब हमें ढूंढने हैं कॉमन फैक्टर। तो हमने कहा 12 और 18 के कॉमन फैक्टर निकाल दो, समापवर्तक निकाल दो, ठीक है। 12 और 18 के समापवर्तक निकाल दो। तो हमने कहा 12 और 18 के समापवर्तक मतलब कॉमन फैक्टर का क्या मतलब हुआ, कॉमन फैक्टर का मतलब होता है जो दोनों में हो, जो 12 का फैक्टर भी हो, जो 18 का भी फैक्टर हो। तो हमने कहा एक तो एक दोनों में नजर आ रहा है, हाँ भाई एक तो सब में हो गई, सबका ही फैक्टर होता है। 2, 12 और 18 दोनों में है, तो हमने कहा 2 भी हो जाएगा। बोले 3, देखो 3 दोनों में है, हमने कहा 3 भी हो जाएगा। बोले 4 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 4 समापवर्तक नहीं है 12 और 18 का। बोले 6, हमने कहा 6 है, 6 दोनों में है। फिर बोले 12 दोनों में नहीं है, तो फिर अब इतने हमने इसके कॉमन फैक्टर लिख दिए, 1 2 3 और 6। क्लियर है इतना। तो हमने 12 और 18 के समापवर्तक लिख दिए। अब इसमें से क्या ढूंढना है, महत्तम। महत्तम का मतलब हाईएस्ट। हमने अभी कॉमन फैक्टर किए, अब हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है, महत्तम समापवर्तक ढूंढना है। मतलब इनमें से जो सबसे बड़ा, महत्तम का मतलब सबसे बड़ा, हाईएस्ट हो। तो हाईएस्ट आपको यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा होगा 6। तो हम कह देंगे 12 और 18 का जो HCF हो जाएगा ना, HCF भैया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। HCF आपको कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उम्मीद है ये वाली बात अब आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। इतनी बात आई समझ में, ठीक। ये हमने क्या निकाला, HCF को समझाने की कोशिश की, ठीक है। अब HCF तो हमने आपको समझा दिया। अब HCF को निकालने के आपको तरीके बताए गए थे, ठीक है। एक आपको तरीका बताया गया था अभाज्य गुणनखंड विधि का, ठीक है। क्या तरीका बताया गया था, अभाज्य गुणनखंड विधि का पहला जो तरीका बताया गया था, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में बचपन में पढ़ रखे हैं ना, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड
विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है भैया, हमने 12 के करने हैं फैक्टर, कैसे, अभाज्य गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आप ऐसे करते थे, 2 से 12 को काटा, 2 3 6 और 3 एकम 3। तो देखो अगर आपने कल वाली क्लास देखी होगी तो अभाज्य का मतलब पता होगा, 2 2 और 3, ये तीनों के तीनों अभाज्य गुणनखंड हो गए इसके 12 के। मतलब हम अगर यहाँ पे 12 को लिखें तो 12 क्या हो जाएगा, आप कहोगे 2 गुणा 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने कहा 18 के अभाज्य गुणनखंड लिख दो, तो 2 नेम 18, 3 3 9, 3 एकम 3, ठीक है। तो आपने कहा 18 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 3 फिर हम HCF निकालते थे, बोले भैया 12 और 18 का HCF इनमें से जो कॉमन होता था वो लिख देते थे। भाई 2 आपको कॉमन नजर आ रहा होगा तो आपने 2 लिख दिया, गुणा का निशान लगाया। फिर बोले 3 देखो इसमें भी है और इसमें भी है, फिर आपने 3 लिख दिया, तो 2 3 6, आपका आंसर क्या आ गया, 6। तो आपने HCF इस तरीके से भी निकाला होगा, अभाज्य गुणनखंड विधि आपने ये पहले से आती होगी, 2 3 6। तो भैया HCF आपका कितना आ गया, 6 आ गया। वहां भी हमने ऐसे ही निकाला था HCF। अब एक और विधि जो हमने सीखी थी वो कौन सी थी, वो थी हमारी भाग विधि, ठीक है। भाग विधि हमने सीखी थी, तो अभी मैं इसको इरेज कर देता हूं और इसके बाद मैं आपको भाग विधि के बारे में समझा देता हूं, जिससे कि हमारी जो प्रमेयिका अभी हम पढ़ने वाले हैं उसमें थोड़ी सी हेल्प हो जाए, क्योंकि हमें चीजें पहले से आती हैं। इस चैप्टर को हम जो पढ़ रहे हैं वो चीजें हमें पहले से पता है, ठीक है। जैसे मैंने 12 से 18 को भाग करते थे, हम कौन सी भाग विधि, ठीक है, हम किसको देख रहे हैं, भाग विधि को पढ़ रहे हैं। भाग विधि से कैसे करते थे, 12 से आप क्या करते थे, 18 को भाग करते थे, तो 12 एकम 12 हो जाएगा। कितना शेष बचेगा, 18 में से 12 जाएगा 6, ये 6 हमारा रिमाइंडर आ गया, 12 हमारा क्या है, भाजक। अब इस 6 से इस 12 को भाग करते थे, 6 से 12 को भाग करोगे तो 6 दूनी क्या हो जाएगा, 12। जैसे ही हमारा शेषफल 0 आ जाता था, हम कहते थे जिससे भाग किया था, मतलब जो हमारा भाजक था जिसने इसको 0 किया है, तो वो क्या हो जाता था, वो हमारा HCF हो जाता था। तो ये जो HCF हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीजें हमने सीखी, ये हमने क्या है, ये हमने भाग विधि से सीखा। ये जो तरीका है इसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहते हैं, ठीक है। यही जो तरीका है वही हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है, ठीक है। अब इसको लिखने का बस तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया, वो हम यहाँ पे सीख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर अब हम 1 पे आ चुके हैं। 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है क्या, हमारी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही तो है। A बराबर B गुणा Q प्लस R, जहां पे R जो है वो 0 से बड़ा है और छोटा है किससे, B से, ठीक है। ये हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहती है, ठीक है। एक्चुअल में है क्या, अब ये देखो 4052 है, ये कितना है, 12576। तो आप क्या करोगे, इस 4052 से 12576 को भाग कर दो, ठीक है। 12576 को भाग करना है, ठीक है। तो हमने मान लो 3 बार देके देखते हैं, 3 बार भाग चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 के 5, हासिल लगा 1 और 3 चौक 12, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 6 में से 6 जाएगा 0, 7 में से 5 जाएगा 2, 5 में से 1 जाएगा 4, 2 में से 2 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, मतलब कितना बचेगा, 420 बचेगा। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे। अब यहाँ पे जब हम इस चीज को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि भी 12576 हमारी किसकी वैल्यू है, ये A की वैल्यू है हमारी, और ये 4052 है वो किसकी वैल्यू है, B की वैल्यू है। तो 4052 हमारा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है। 4052 हमारा V हो गया। अब Q की वैल्यू हमेशा इधर आएगी, भागफल होगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, प्लस R रिमाइंडर मतलब शेषफल होता है 420।
देखो 420 क्या 0 के बराबर है, या 420 बी से छोटा है या नहीं, तो आप कहोगे 4052 भी है, 420 छोटा है, मतलब देखो बी आपका बड़ा होना चाहिए आर के मुकाबले, तो आर आपका 420 है, 4052, मतलब हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। क्या रिमाइंडर 0 हुआ? आप कहोगे सर जो रिमाइंडर है वो कितना बचा, 452 बचा, और 452 जो है वो 0 के बराबर नहीं होता, ये वाली बात आप यहां पे लिखोगे। अब क्या करोगे, फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को लगाओगे और क्या कहोगे कि भाई अब की ए जो हो जाएगा ना वो आपका हो जाएगा 4052 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4052, और जो रिमाइंडर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो बी बन जाएगा, ठीक है 420। ठीक है, क्या मतलब हुआ, हम इस 420 से ही तो 4052 को भाग करते, अगले स्टेप में हम यही तो करने वाले थे 4052 को, तो ए की वैल्यू 4052 हो जाएगी और 420 आपका क्या हो जाएगा, 420 से आप इसको भाग करने वाले। मैं इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूं ये आपका 420 बचा था, अब 420 से आपको किसको भाग करना था, 4052 को, ठीक है, ऐसे ही तो कर रहे थे। तो इसको हम कैसे करेंगे, लगभग ये मान लो 9 बार जाएगा, 9 0 का 0 0, 9 दूनी 18 के 8, हासिल लगा 1, 9 चौक 36 और 1 37, ठीक है, क्लियर है इतना। 2 0 2 बच जाएगा, 15 में से 8 जाएगा, 7 बच जाएगा, यहाँ कितना ले लेंगे 9, 9 में से 7 जाएगा 2, ठीक है, 2 7 8 15 5 2 1 3 7 10, सही है, ठीक है, तो 272 आपका बच जाएगा। अब देखो आपका ए की वैल्यू 4052 है, 420 9, तो अब हम क्या करेंगे, ए की जगह पे इसको रख देंगे 4052 को, बी हमारा क्या था 420 था, क्यू की जगह पे कितना आया था, क्यू मतलब आपका भागफल कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस शेषफल आपका कितना हो जाएगा 272 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखोगे कि भी जो रिमाइंडर आया वो हमारा कितना आया, आप कहोगे जी रिमाइंडर तो हमारा 272 आया, हमने कहा क्या 0 के बराबर है, आप बोले जी 0 के बराबर नहीं है, तो हमने कहा फिर से आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना पड़ेगा। इस बार ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 420, अब की 420 को भाग करने की बारी है, भाग कौन करेगा, बी भाग करेगा, 272 भाग करेगा, ठीक है। इस 272 से अब हम किसको भाग करने वाले हैं, 420 को भाग करने वाले हैं। 272 से जब आप 420 को भाग करोगे तो 272, अगर देखो ये 27 मान लो, ये 27 दूनी 54, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 2 बार नहीं जा सकता, तो 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 8, यहाँ कितने रहेगा 11, 11 में से 7 जाएंगे 4, यहाँ कितना रहेगा 3, 3 में से 2 जाएगा 1, आपका कितना आया 148, ठीक है। तो ए हमारा कितना आया था भैया 420 आया था, तो बोले 420 आपका ए की वैल्यू हो गई, बी की वैल्यू कितनी होगी 272, और ये मल्टीप्लाई किससे करेगा, क्यू की वैल्यू क्या आ रही थी 1 आएगी, और रिमाइंडर आपका क्या बच जा रहा था, रिमाइंडर आपका 148 बच जा रहा था। अब ये क्या कह रहे हैं कि भैया देखो रिमाइंडर कितना बचा तुम्हारा, बोले 148 बचा हमारा, हमने कहा क्या ये 0 के बराबर है, बोले नहीं जी ये तो 0 के बराबर नहीं है, तो हमने कहा फिर आगे बढ़ जाओ, ए की वैल्यू आपकी कितनी मानोगे, ए की वैल्यू आपकी हो जाएगी 272, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 148, क्लियर है इतना, ठीक है। तो हमने कहा ठीक, अब मतलब 148 से 272 को भाग करना है, अब 148 से 272 को भाग कर लो, तो 148, 14 दूनी 28, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो 148 एकम 148 हो जाएगा, 12 में से 8 जाएंगे, 4 बचेंगे, यहाँ कितने रह गए 6, 6 में से 4 गए 2, यहाँ पे कितना बचेगा 1, 1 में से 1 जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1, ठीक है, 7 में से 4 12 में से 8 गए 4, यहाँ रह गए 6, 6 में से 4 गए 2, यहाँ रह गया 1, 1 में से 1 जाएगा, सॉरी यहाँ रह गया 2, 2 में से 1 जाएगा 1, कितना बचेगा 124 बच जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू इस बार आपकी 272 है, 272 किसके बराबर हो जाएगा भैया 148, बी इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस आर, आर की वैल्यू 124, आर की वैल्यू को ध्यान रखना, देखो जैसे यहाँ पे 148 है, 124 ये हमेशा कम बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर हमेशा इसके मुकाबले छोटा होगा, ठीक है।
अब 124 से आपको किसको भाग करना है? 148 को भाग करना है। 124 से आपको किसको भाग करना है? 148 को भाग करना है। तो 124 एकम 124 हो जाएगा, कितना बचेगा? 24 बच जाएगा कि नहीं? 8 में से 4 जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2। अच्छा यहाँ पे हाँ ये वाली बात हम लिख देते हैं कि भैया देखो रिमाइंडर कितना बचा, तो बोले रिमाइंडर जी कितना बचा? 124 बचा। क्या 124 जीरो के बराबर है? बोले ना जी ना, 124 तो जीरो के बराबर नहीं है। तो हमने कहा जो ए हो जाएगा ना, ए हो जाएगा आपकी 148 और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 124 हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? मैं इस चीज को इधर कर देता हूं, इन चीजों को मिटा देता हूं। समझ तो आ गई होंगी? ठीक है, अब देखो भाई आपका ये वाली बात हो गई थी। अब हमारा ए की वैल्यू कितनी है? 148। 148 किसके बराबर हो जाएगा? 124 गुणा 1 प्लस का 24। 124 की 1 से गुणा करा दो, 24 को उसमें जोड़ दो। ठीक है, तो ये 148 हो जाएगा। अब हम अब देखो हमारा क्या शेषफल 0 आया। हमने कहा रिमाइंडर कितना बचा? बोले अभी भी सर 24 बच जा रहा है। हमने कहा क्या 24 0 के बराबर है? आप कहोगे जी बिल्कुल नहीं है। तो हमने कहा अभी भी आपको ये काम फिर से करना पड़ेगा। ए की वैल्यू तो हमारी कितनी हो जाएगी? 124 हो जाएगी और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बी की वैल्यू आपकी 24 हो जाएगी। ठीक है, मतलब अब 24 से आपको किसको भाग करना पड़ेगा? 124 को। तो 24 पंजे कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो हमने कहा कि भी देखो अब आपका जो ए की वैल्यू है वो कितनी आ गई? 124 आ गई। 124 किसके बराबर हो जाएगा? तो आपने कहा 124 24 गुणा 5 प्लस 4 के बराबर हो जाएगा। अब तो ये चीज समझ आ रही होगी ना? ठीक है, कैसे हम ये चीज लिख रहे हैं, ये लाइन हम कैसे लिख रहे हैं, ये चीज समझ आ रही होगी। अब जो हमारा रिमाइंडर है, हमने कहा रिमाइंडर बताओ, रिमाइंडर पे फोकस करना है। रिमाइंडर क्या 4, रिमाइंडर कितना है? तो बोले 4 है। हमने कहा क्या 0 के बराबर है? आप कहोगे नहीं। तो हमने कहा अभी तो और काम करना पड़ेगा। ए 24 मान लोगे और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो हमने कहा अब 4 से 24 को भाग करना है, इस 24 को इस 4 से भाग करना है। तो आप कहोगे 4 छंग 24, ये तो कट गया और रिमाइंडर कितना कर गया? 0। ठीक है, तो हम कहेंगे अब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24 और ये 24 किसके बराबर हो जाएगा? 4 की गुणा 6 से करा दो, मतलब b इंटू क्यू। क्यू की वैल्यू 6 आई थी और r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। बोले सर रिमाइंडर 0 आ गया। हमने कहा रिमाइंडर कितना बचा? बोले सर रिमाइंडर 0 आ गया। हमने कहा 0 के बराबर है? बोले हाँ 0 के ही बराबर है। तो वही ए की वैल्यू कितनी आई थी? ए की यहाँ पे वैल्यू कितनी आती है? अब 4 आती, लेकिन यहाँ पे जो 4 आया वही हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। किस किस का HCF हो जाएगा? अगर मैंने कहा तो आपने कहा 12,576 और 12,576 12,576 कॉमा 4052 का HCF कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्या ये सिर्फ इन्हीं दोनों संख्याओं का होगा? हम कहेंगे 12,576 और 4,052 का HCF 4 होगा। अगर आपसे पूछा जाए 4,052 और 420 का HCF, ठीक है, तो वो भी 4 होगा। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए 420 और 272 का, 272 और 148 का, 148 और 124 का, इन सब का अगर आप HCF निकालते हैं, जितने भी ए और बी की वैल्यू आई है उन सब का HCF कितना आ जाएगा? वो उन सब का HCF 4 आएगा। तो उम्मीद है ये वाली चीज आपको समझ आ गई होगी कि HCF आपको कैसे निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? ठीक, ये आप उतार सकते हो और इसी तरीके से आपको एग्जाम में करके आना है। ठीक है, ये जो तरीका है सबसे सही तरीका है। आपको बताना है कि भैया रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है, फिर आप इस चीज को आगे करोगे। ये वाला प्रोसेस आप रफ वर्क में करोगे। ठीक है, और उसके बाद इस चीज को आप इस तरीके से लिख दोगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 पर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है, तब प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक
2q+1 के रूप का होता है, जहां q कोई क्या है आपका पूर्णांक है। तो पहले तो हमें ये चीजें पता होनी चाहिए कि समपूर्णांक क्या होते हैं और विषम पूर्णांक क्या होते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक। तो भाई समपूर्णांक क्या होते हैं, चलो हम कोई भी पूर्णांक मान लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, ठीक है। अगर हमसे कोई पूछे धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, तो आपको कल ही बताई गई थी ये वाली बात कि जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, यहां लिख देता हूं, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक का मतलब पॉजिटिव इंटीजर हो गया। इन्हीं को हम क्या बोलते थे, प्राकृतिक संख्याएं भी हमने कहा था कि इनको हम क्या बोल सकते हैं, प्राकृतिक संख्याएं भी बोल सकते हैं। और ये कहां से शुरू हो रही थी, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 और कहां तक चली जा रही थी, अनंत तक चली जा रही थी, ठीक है। फिर इन्होंने बोला दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, समपूर्णांक, अब इन्होंने धनात्मक समपूर्णांक क्या होते हैं, तो धनात्मक समपूर्णांक के लिए मैं क्या करता हूं, ये देखो ये दो सम संख्या यही तो थी, सम संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए वो सम संख्याएं होती हैं। तो प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक कितना हो जाएगा, 2 होगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर मैंने कहा कि भाई हमको धनात्मक समपूर्णांक बताओ, धनात्मक सम पूर्णांक बताओ, तो धनात्मक सम पूर्णांक आपका क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, अब अगर हमने बात की धनात्मक विषम पूर्णांक की, धनात्मक विषम पूर्णांक की, विषम पूर्णांक की, तो वो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 1 3 5 7 9 और 11, ठीक है। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। ये धनात्मक समपूर्णांक आपको नजर आ रहे होंगे 2, जैसे मैंने कहा प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, धनात्मक समपूर्णांक क्या है, 2 है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि भाई धनात्मक समपूर्णांक आपका 2 है, ए की वैल्यू आप कुछ भी मान लोगे, कोई भी धनात्मक कोई भी समपूर्णांक मान लो, कोई भी धनात्मक पूर्णांक माना ए कोई, जैसे एक काम और करो, मैं यहाँ पे a बराबर BQ प्लस R लिख देता हूं, ठीक है। तो हम a अभी 2 मान ले रहे हैं, a की वैल्यू हमने कितनी मान ली, 2, और b कितना होगा, b भाई समपूर्णांक है, b की वैल्यू भी आप कितनी मान लो, 2 मान लो, ठीक है। तो अगर आप 2 को लिखोगे तो आप कहोगे 2 एकम 2 प्लस 0, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बच जाएगा। तो ये आपने 2 को लिखा। ऐसे ही अगर हमने कहा अगला धनात्मक पूर्णांक, बोले 4, तो बोले 2 गुणा 2 प्लस 0 हो जाएगा। हमने कहा 6, अगला धनात्मक पूर्णांक, सम धनात्मक पूर्णांक, 6 को कैसे लिखोगे, हमने कहा 2 की 3 से गुणा करा दोगे, शेषफल 0 बच जाएगा। बोले 8 कैसे बचेगा, 8 कैसे आएगा, बोले 2 की गुणा आप 4 से करा दोगे, 2 चौक 8 होता है, 0, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे 2 4 6 8 10 भी लिख लेते हैं, लो भैया 2 गुणा 5 प्लस 0, ठीक है। ये आपको संख्याएं नजर आ रही होंगी। मैंने क्या किया, यहाँ पे a की वैल्यू एक बार 2 रखी, एक बार a की वैल्यू 4 रखी, एक बार 6 रखी, एक बार 8 रखी और एक बार 10, मतलब a कोई भी आपका धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, ठीक है। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू हर जगह 2 है। रिमाइंडर की वैल्यू क्या है, रिमाइंडर की वैल्यू हर जगह 0 है। और q की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, एक चेंज होती जा रही है, कभी 1 आ रही है, कभी 2 आ रही है, कभी 3 आ रही है, कभी 4 आ रही है, कभी 5 आ रही है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, मैंने कहा a आपका कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, a आपका अगर कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, और b मैंने कितना माना था, b मैंने 2 लिया है, तो यहाँ पे ये जो चीज है ये आपकी क्या हो जाएगी, Q हो जाएगी, प्लस R की जगह पे आपका क्या हो जाएगा, 0। तो A आपने किसके रूप में लिख के दिखा दिया, 2Q के रूप में लिख के दिखा दिया। A आपका 2Q है और ये हमारा है क्या, धनात्मक सम पूर्णांक है, ठीक है। बात आई समझ में, धनात्मक सम पूर्णांक। अगर अभी भी आपको ये चीज समझ नहीं आ रही, 2 को हमने कैसे लिखा है, तो हमने किया क्या, 2 से 2 को भाग किया, 2 से मान लो हमने 4 को भाग किया, 2 से मान लो हमने 6 को भाग किया, ठीक है।
तो 2 एकम 2, कितना शेषफल बचा 0। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिख दी, 2 की 1 से गुणा कराई प्लस 0 कर दिया, 2 की 1 से गुणा कराई प्लस का 0 लिख दिया। 2 दूनी 4, तो हमने क्या किया है यहाँ पे 2 की 2 से गुणा कराई प्लस का 0 लिख दिया, प्लस 0 लिख दिया। ऐसे ही 6 को लिखेंगे तो 2 तिया 6, शेषफल क्या बचेगा 0। 2 की 3 से गुणा कराई प्लस 0 लिख दिया। ऐसे ही 8 को लिखेंगे 2 गुणा 4 प्लस का 0, 2 गुणा 5 प्लस का 0, 2 गुणा 6 प्लस का 0। ठीक है, इस तरीके से आप लिखोगे। तो ये किस फॉर्म में आ रहा है, a बराबर 2q प्लस का 0, क्योंकि रिमाइंडर तो हर बार 0 बच रहा है। जब हम कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक के लिए ये काम कर रहे हैं तो रिमाइंडर आपका क्या बच जा रहा है, 0 बच जा रहा है। तो a की वैल्यू कितनी आ जा रही है, आप कहेंगे 2q। और यहाँ पे q की वैल्यू क्या है, q बोले कोई भी पूर्णांक हो सकता है, q की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हो। तो हमने q की जगह पे कभी 1 आ रहा था, कभी 2 आ रहा था, 3 4 5, तो q की वैल्यू चेंज होती जा रही थी। q की जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि भाई ये जो धनात्मक सम पूर्णांक होता है वो किसके रूप का होता है, 2q के रूप का होता है। ठीक है, दूसरी चीज, अब हम चलते हैं विषम धनात्मक पूर्णांकों पे, धनात्मक विषम पूर्णांक या विषम धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए अगर मैंने कहा ये किस रूप का होता है, 2q प्लस 1 के लिए, तो मैंने कहा a की वैल्यू आप कोई भी लिख सकते हो, 1 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, 7 रख सकते हो, 9 रख सकते हो, 11 रख सकते हो। b की वैल्यू के लिए मैंने कहा b आपका 2 है, ये फिक्स है कि भैया b आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमने कहा a की वैल्यू अगर 1 होगी, मतलब 2 से अगर आप 1 को भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 की 0 से गुणा कराओगे, आंसर यहाँ 0 लिखोगे, 1 शेष बच जाएगा। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 1 जो हो जाएगा 2 की गुणा 0 से करा दो प्लस 1 कर दो। ठीक है, फिर बोले 2 से अगर हम 3 को भाग करें तो 1 के बाद कितना आ रहा है 3, तो 2 एकम 2, आपका क्या बचेगा 1 बचेगा। तो आप कहोगे जो यहाँ पे हमने क्या लिखा 3, तो यहाँ पे 2 गुणा 1 प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, फिर बोले 2 से अगर आप किसको भाग कर दो, 5 को भाग कर दो, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, कितना बचेगा 1। तो 5 को आप जब भाग करोगे तो 2 दूनी 4 प्लस का 1, ऐसे 7 को करोगे तो 2 तिया 6 प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये वाली बात समझ आ गई। अब देखो, अब आगे हमें क्या करना है, अब अगर हम इसको कंपैरिजन करें उस चीज से, तो ये हमारी क्या थी, a की वैल्यू थी। ठीक है, ये हमारे क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। यहाँ पे क्या था, b की वैल्यू हमने 2 मानी थी। अच्छा, 0 1 2 3 ये q की वैल्यू हो जाएगी, और प्लस 1 सबके लास्ट में सेम आ रहा है। तो अगर आप देखोगे, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है। हमने धनात्मक सम पूर्णांक लिए और इनको 2q के रूप में दिखा दिया, तथा प्रत्येक विषम धनात्मक पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। तो ये प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक हमने क्या कर दिया, 2q प्लस 1 के रूप का दिखा दिया। ठीक है, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, जहां q क्या है, कोई पूर्णांक। तो देख लो भैया, q आपका कोई भी पूर्णांक हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, यहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, आप इस तरीके से इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हमने कहा प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक ये 2q के रूप का होता है, तो हम लिखेंगे प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है, जहां q क्या हो जाएगा, कोई पूर्णांक है। कोई भी पूर्णांक हो सकता है, मतलब q की जगह पे 0 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हो, कोई भी पूर्णांक रख सकते हो। ठीक है,
तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इस तरीके से आपको लिख देना था, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, अभी एक बार मैं इसको हट जा रहा हूं, इसको थोड़ा सा आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए या फिर आप इसको उतार लीजिए, फिर मैं आपको क्या करा देता हूं, इसका जो मेथड आपकी बुक में दिया है उस तरीके से इस चीज को करा देता हूं। ठीक है, ठीक है, इसको अब मैं हटा देता हूं। अब देखिए, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक a 2q के रूप का होता है। हमने मान लिया, माना a बराबर क्या है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक मान लो, a कोई धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। a कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, b की वैल्यू आपने 2 मान ली। अब अगर हम a बराबर बी क्यू प्लस आर में, जहां पे r क्या होता है, r आपका 0 से बड़ा या उसके बराबर और b से छोटा होता है, इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे। कोई भी धनात्मक पूर्णांक a की जगह पे आप रख सकते हो, b की जगह पे आपको 2 रखना है। अब r पे हमारा सारा जो फोकस रहेगा वो r पे रहेगा, क्योंकि b की वैल्यू 2 है। जब b की वैल्यू 2 है मतलब भाजक हमारा 2 है, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो सकता है, आप कहोगे सर रिमाइंडर या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। ठीक है, रिमाइंडर आपका क्या, शेषफल कितना बच सकता था, या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा, इससे मतलब इसके अलावा कुछ और नहीं बच सकता, केवल और केवल ये 2 संख्याएं बच सकती हैं, या 0 या 1। ठीक है, तो हमने कहा रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो सकती है, चूंकि जो रिमाइंडर हो सकता है वो 0 या 1 के रूप का हो सकता है, तो a जो हो जाएगा हमारा, b की जगह पे हम कितना रख देंगे 2, और q की जगह पे q रहेगा, r की जगह पे एक बार तो आप 0 रखोगे और एक बार आप क्या रखोगे, 1 रख दोगे। कितना रख दोगे, 1 रख दोगे। तो a की वैल्यू एक तो 2q हो जाएगी और एक क्या हो जाएगी, a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2q प्लस 1। अच्छा, कोई भी धनात्मक जो पूर्णांक है या तो वो सम होगा या विषम होगा, ये वाली बात तो पता है। एक दो संख्या, अब हम संख्याएं पढ़ रहे हैं, जो भी हमने क्या नाम है प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी थी, तो अब हमने बांटा था प्राकृतिक संख्याएं या तो सम होंगी या विषम होंगी। हर एक संख्या में एक संख्या सम होगी या और अगली संख्या उसके बाद वाली क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। अब एक बात बताओ, ये संख्या को अगर मैं 2 से भाग करूं तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब a बराबर क्या आ गया, 2q हो गया, जो 2 से विभाजित है, जो 2 से विभाजित है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित है, अतः आप क्या कह सकते हो, यह एक समपूर्णांक है। अतः प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2k के रूप का होता है। अतः यह नहीं, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है।
अब हमने भैया ये संख्या आपकी 2 से विभाजित हो गई। ए हमारा क्या है, कोई भी धन पूर्णांक होगा। कोई भी धन पूर्णांक का मतलब ए आपका 2 से पूरी तरीके से कट जाएगा, तो ये संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। अतः प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। अब ये 2q + 1 है भाई, अगर ये सम नहीं है, अब इसका मतलब इसमें एक जुड़ रहा है, तो ये सम नहीं होगी, क्या हो जाएगी, विषम। अतः हम ये वाली बात भी कह सकते हैं, जबकि 2q + 1 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, अतः यह है एक विषम पूर्णांक और इसका मतलब क्या होगा, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब हो जाएगा, आगे हम इसके बाद लिख लेंगे। अतः प्रत्येक जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो किस रूप का हो जाएगा, 2q + 1 के रूप का हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये वाली चीजें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 के रूप का, 4q + 1 और 4q + 3 के रूप का होता है। धनात्मक विषम पूर्णांक, तो अभी हमने धनात्मक विषम पूर्णांक पढ़े, कौन कौन से होते हैं भैया धनात्मक विषम पूर्णांक। तो हमने कहा भी देखो, धनात्मक विषम पूर्णांक की चर्चा चल रही है ना, तो धनात्मक विषम पूर्णांक जो होंगे धनात्मक विषम पूर्णांक जो होंगे या तो 1 होता है, या 3 हो जाएगा, या 5 हो जाएगा, या 7 हो जाएगा, या 9 हो जाएगा। ये आपकी विषम संख्याएं हैं। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होगा। अगर मैं 4 से, क्योंकि 4 हमारा क्या है, b की वैल्यू है, क्योंकि b बराबर कितना है, 4 है, तो b की वैल्यू अगर आपने 4 ली तो a को भाग करोगे, 4 से पहले एक को भाग कर लो, 1 को भाग करोगे, 4 0 का 0 ही जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा, शेष क्या बचेगा, 1 रिमाइंडर बच जाएगा। ऐसे ही हम 4 से किसको भाग कर लेते हैं, 4 से हम 3 को भाग कर लेते हैं, 0 रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 4 से हम किसको भाग कर लेते हैं, 4 से हम 5 को भाग कर लेते हैं, 4 एकम 4 बचेगा, कितना बच जाएगा, 1 शेष बच जाएगा। 4 से हम किसको भाग कर लेते हैं, 7 को भाग कर लेते हैं, 4 एकम 4 शेष कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। क्लियर है इतना, मतलब अगर आप 4 से किसी भी संख्या को भाग कर रहे हो तो आपका शेषफल या तो 1 बचेगा, या 3 बचेगा, या 1 बचेगा, या 3 बचेगा। ऐसे ही अगर 7 के बाद 9 आएगा तो 4 दूनी 8, 1 बच जाएगा। तो ठीक है, मतलब आप किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को अगर आप 4 से भाग करोगे तो उसका रिमाइंडर या तो 1 बचेगा, या 3, या 1, या 3, या 1, या 3। तो अगर मैं इस बात को इस तरीके से लिख दूं, मैंने कहा जो सबसे पहले हमने 1 को लिखा, 1 किसके बराबर हो जाएगा, 4 की गुणा 0 से कराओ, 1 जोड़ दो, 4 की गुणा हमने 0 से कराई प्लस 1 जोड़ दिया। फिर हमने कहा 3, 4 की गुणा जी 0 से करा लो, 3 जोड़ दो। ठीक है, फिर हमने कहा भाई 3 हो गया, 5, बोले 4 की गुणा जी 1 से करा लो प्लस 1 जोड़ दो। फिर हमने कहा भाई 7 को देखो, 7, ये सारे के सारे हमने एक ही जगह पे क्या लिखा है, एक ही जगह पे हमने सारे के सारे धनात्मक विषम पूर्णांकों को लिखा है। ठीक है, 7 क्या हो जाएगा, 4 × 1 प्लस का 3, और ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा 9, 4 × 2 प्लस का 3। तो अगर मैंने कहा एक ही जगह पे आप कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ले सकते हो, हमने ये सारे के सारे एक ही जगह पे लिए, ए क्या हो गए, सारे के सारे धनात्मक विषम पूर्णांक हैं, तो मैंने यहाँ पे ए लिख दिया इसको। ठीक है, दूसरा अगर मैंने यहाँ पे 4 4 4 4, बी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो बी को हम क्या रख देते हैं 4। यहाँ पे क्या है क्यू की जगह पे आपका 0 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, तो क्यू की जगह पे आप ये लिख दोगे प्लस। अब अगर आप देखोगे आर की जगह पे कभी 1 आ रहा है, ठीक है, और आर की जगह पे कभी आपका
3 आ रहा है, ठीक है। तो अगर 1 वाला होगा तो ये वाली चीजें बच जाएंगी और 3 वाली होंगी तो ये वाली चीजें हो जाएंगी। ये 4 दूनी 8 1 9। ठीक है, तो ये आपका 4q प्लस 1 के रूप का या 4q प्लस 3 के रूप का आपको नजर आ रहा होगा। तो हम अतः कह सकते हैं कि दर्शाइए एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहां q क्या है, q एक पूर्णांक है। अगर आप देखोगे q की जगह पे आपने यहाँ पे 0 0 1 1 2, ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो अपनी कॉपी में, यहाँ पे ये वाली बात समझा सकते हो। ये समझ आ गई होगी उम्मीद है, ठीक है। अतः प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहां q पूर्णांक है, ठीक है। आप इसको उतार लोगे, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर हम दूसरे तरीके से जो आपकी बुक में मेथड लिखा रखा है उस तरीके से हम इस चीज को कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इसे हटा देते हैं। अब स्क्रीनशॉट हो गया होगा या जिसको लिखना था उन्होंने लिख लिया होगा। अब इसको जैसे आपकी बुक में है उस तरीके से सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। क्या बोला, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो हम सबसे पहले, हमें पता है कि a क्या होता है, ये वाली बात आप अपने सामने लिख सकते हो कि भैया जो b है, b की वैल्यू, सॉरी b नहीं, r की वैल्यू, r की वैल्यू 0 से बड़ी या उसके बराबर या और b से छोटी होती है। इतनी बात याद रखोगे। हमने कहा माना a क्या है, a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, a बराबर कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, और b की वैल्यू आप कितनी मान लोगे, 4। अगर b की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 4 है, तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे भी ये जो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा वो, अगर आप यहां से देखोगे रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा, 0 लेस देन, ये आपका किससे हो जाएगा, या तो और r की वैल्यू यहाँ पे 4, ठीक है। तो 0 से तो बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा, मतलब रिमाइंडर आपका या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3 बचेगा। और जब हम इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को लगाएंगे तो आप क्या कहोगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को a बराबर क्या हो जाएगा, 4q प्लस 0 आ जाएगा पहले तो, ठीक है। दूसरा a बराबर या तो 4q प्लस 1 हो जाएगा, या a की वैल्यू 4q प्लस 2 हो सकती है, या a की वैल्यू 4q प्लस 3 हो जाएगी, ठीक है। अब अगर आप देखो इसको, मैं यहाँ पे 4q लिख देता हूं, ठीक है। तो a की वैल्यू 4q प्लस 0 जो ऐड करोगे 4q आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 4q है और ये जो 4q प्लस 2 है, यहां से मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या बच जाएगा, 2q प्लस का 1 बच जाएगा। इसका मतलब ये भी 2 से पूरी तरीके से कट जाएगा और ये भी 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे चूंकि 4q तथा 4q प्लस 2 2 से
पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है, अतः वे क्या हो जाएंगे, धनात्मक सम पूर्णांक होंगे, अतः वे सम धनात्मक पूर्णांक हैं, इसलिए भाई जब ये आपके सम धनात्मक पूर्णांक है तो बचे क्या, विषम धनात्मक पूर्णांक, तो वो तो इसी रूप के होंगे, या तो 4q + 1 के रूप के होंगे या 4q + 3 के रूप के होंगे। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, अतः, इसलिए या फिर अतः प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, इसलिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक फोर क्यू प्लस 1 तथा या 4q + 3 के रूप का होगा, ठीक है, के रूप का होगा। नीचे दिख नहीं रहा है, चलो ये बस मैंने यहाँ पे लिखा है, इसलिए प्रत्येक धनात्मक, यही लाइन लिख दी, इसलिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहां q1 क्या हो जाएगा, आपका पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। तो मेन है ये वाली बात अब आपको समझ आ गई होगी, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट एग्जाम्पल पे। इस क्लास का, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें बताना है एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें, ठीक है। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरों में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, एक मिठाई विक्रेता है, उसके पास 420 तो काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं, ठीक है। वह इसकी ढेरियां बनाना चाहता है, ढेरी का मतलब एक के ऊपर एक इस तरीके से लगाना चाहता है, ठीक है। प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या बराबर रहनी चाहिए, हर एक ढेरी में जो बर्फियों की संख्या आप लगाओगे एक के ऊपर एक इस तरीके से लगाते जा रहे हो वो समान रहे, तो ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे और जगह भी क्या करें, कम घेरे, इस तरीके से आपको इन्हें लगाना है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं क्या बोल रहा है, न्यूनतम स्थान घेरे, न्यूनतम स्थान घेरे, तो अगर हम इस तरीके से जैसे मान लो एक यहां रख रहे हैं, ये बर्फी की बर्फी लगा रहे हैं, तो ये न्यूनतम स्थान कब कम घेरेंगे, जब हम यहाँ पे अधिकतम बराबर बराबर रखेंगे, ठीक है। अधिकतम बर्फियों के टुकड़े रखेंगे तो ढेरी कितनी बर्फियों में रखी जा सकती है, कितनी ढेरी बनाई जाएंगी, या फिर एक ढेरी में कितनी हम वो अधिकतम कितनी वो चीजें कर सकते हैं, अधिकतम कितनी बर्फी रख सकते हैं एक ढेरी के अंदर, हमको ये बताना है, ठीक है। तो अधिकतम वाली जब भी बात आएगी हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं या फिर मासा निकालते हैं, ठीक है। तो आपको 130 और 420 का क्या निकाल लेना है, मासा निकाल लेना है, किसका यूज करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज करके। तो हमको पता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है, A बराबर क्या होता है, BQ प्लस का R होता है, जहां R की वैल्यू क्या होती है, 0 से बड़ी और B से छोटी, ठीक है। 420 काजू की बर्फियां हैं। अब देखोगे अगर इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 420, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 420, जो बड़ी संख्या होगी वो यहाँ पे 420 है, वो A की वैल्यू हो जाएगी, और B की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 130, ठीक है। 130 से आपको 420 को भाग करना है। कैसे कर रहे थे हम, मासा कैसे निकाल रहे थे, 130 से आपको 420 को भाग कर देना है, तो 13 तिया 39 हो जाएगा, 0, 12 में से 9 जाएंगे, 3 यहां बचेंगे, 3, 30 बचेगा, तो 130। 420 को आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे कि भी जो 420 है ना वो कैसे आएगा, 130 की 3 से गुणा करा दोगे, प्लस कितना ऐड कर दोगे, 30,
फिर कहोगे सर देखो यहाँ पे रिमाइंडर तो चेक कर लो, रिमाइंडर कितना बचा, बोले 30 बचा। हमने कहा 0 के बराबर है, बोले नहीं है। तो हमने कहा आगे इस पे काम करना पड़ेगा। तो बोले अब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 130 हो जाएगी, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, केवल और केवल 30 हो जाएगी। ठीक है, अब इस 30 से इस 130 को भाग कर लो, इस 130 को भाग कर लो। तो बोले 30 चौका कितना हो जाएगा, 120, कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा। ठीक है, तो अगली लाइन में हम क्या लिखेंगे कि भी a की वैल्यू आपकी 130 आ गई, 130, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30, 30 की 4 से गुणा करा के 10 जोड़ो, 30 की 4 से गुणा करा के 10 जोड़ दो, 30 चौका 120 और 10 30। फिर चेक करना क्या रिमाइंडर कितना बचा, बोले रिमाइंडर तो बच रहा है सर 10 बच रहा है। हमने कहा 0 के बराबर तो नहीं आया ना, बोले ना जी 0 के बराबर नहीं आया। हमने कहा और मेहनत करनी पड़ेगी, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी 30 आ जाएगी, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू आपकी 10 हो जाएगी। ठीक है, b की वैल्यू 10 हो जाएगी। मतलब इस 10 से इस 30 को भाग करना होता है, जो आप पहले ही कर चुके थे, पहले ये सारी चीजें आपको आती हैं, बस लिखने का तरीका बदल गया है। तो अब आपका क्या करोगे, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी रख दोगे, 30 रख दोगे। ठीक है, a की वैल्यू आपकी 30 है, b की वैल्यू आपकी कितनी है, 10। तो 10 तिया 30 होता है, 10 की गुणा 3 से करोगे, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। बोले रिमाइंडर बताओ कितना आया, हमने कहा सर 0 आ गया। हमने कहा मजा आ गया, रिमाइंडर अगर 0 है तो ये आपका क्या हो जाता था, HCF हो जाता था, जो v की वैल्यू है। तो अतः हम कह देंगे भी जो HCF है ना, वो कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। HCF किस किस का निकालो, अब देखो हम यही चीजें समझाने वाले थे उस समय, 420 और 130। हम चाहे 420 और 130 का HCF निकाले, ठीक है, वो कितना आया, वो आपका आ गया 10। ठीक है, अगर हम यही सवाल यहां से इस चीज को मैं हटा देता, ये वाली लाइन हटा देता, तो 130 और 30 का मतलब ये HCF आप निकालते तब भी उसका 10 आता। फिर इस वाली लाइन से अगर मैं इस चीज को हटा देता, यहां पे कहता 10 और 30 का HCF भी कितना आता, 10 आता। क्लियर है इतना, तो इन सब का HCF 10 ही आता। अब हमसे सवाल ये पूछा गया था कि इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं, तो आप कहोगे 10 बर्फियां रखी जा सकती हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। अगर आपको ये जो हम प्रयास कर रहे हैं, आपको हमारा प्रयास बेहतर लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि आपको हमारा प्रयास कैसा लगता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।